दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर के। दोस्तों आज हमारा अगर संविधान की बात करें तो 59वां लेक्चर है, 59 लेक्चर हो जाएगा और ओवरऑल देखेंगे तो 209 लेक्चर हो जाएगा। देखिए इसी सीरीज में हम लोगों ने 150 लेक्चर में केवल इतिहास विषय को कवर किया। आप कहीं भी पढ़ लेंगे, पूरे यूट्यूब पर, पूरे ऑफलाइन कोचिंग संस्थान में कहीं भी दोस्तों इतना बड़ा लेक्चर सीरीज आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं मिलेगा। 150 लेक्चर केवल इतिहास में, आज 59 लेक्चर हो गया और मुझे लगता है अभी भी कम से कम 10 लेक्चर आपको मिलेंगे और जाके 70 या 75 लेक्चर में जो है आपका ये संविधान विषय पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अभी तुम लोग 59वां लेक्चर कर रहे हैं, 59 लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 6270 सवाल तैयार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑन स्क्रीन मैंने आपको 6270 सवाल करा दिए। ठीक है, धीरे धीरे दोस्तों ये सवालों की संख्या 10,000 हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि नितिन सर शुरुआत में कह रहे थे कि सीरीज को ज्वाइन कर लो, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा था कि इंसान इतने लंबे समय तक पढ़ाएगा भी, क्योंकि छुट्टी बहुत ज़्यादा रहती है। कोई बात नहीं, हर काम देखें मैं अपने मन से करता हूँ। जब मुझे लगता है जैसे किसी टॉपिक पर शोध करना पड़ेगा, पिछले कई दिनों से दोस्तों मैं क्लासेस नहीं दे पा रहा था क्योंकि सवाल नहीं मिल रहा था। क्या करें, सवाल मिलना भी चाहिए ना। सवाल क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि दोस्तों इसके पहले जो हमारी टॉपिक थी 58 नंबर पर जो लेक्चर दिया, संविधान में 58, ओवरऑल 208 वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें दोस्तों टॉपिक था अंतरराज्यीय परिषद। अब अंतरराज्यीय परिषद से लगा सवाल ढूंढने की भाई अलग अलग परीक्षाओं में क्या क्या अलग अलग आयोगों ने पूछा है। जब तक वो सारे सवाल हम डिस्कस नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि सवाल अच्छे हैं कि खराब है। और देखिए इतने सवाल मिल गए कि मुझे इस टॉपिक को 2 अलग अलग भागों में बांटना पड़ गया। यानी अंतरराज्यीय परिषद ये अलग टॉपिक है और अंतरराज्यीय जल विवाद जो है, नदियों से संबंधित जो जल विवाद है, इसको अलग रखना पड़ गया, है कि नहीं। तो दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कि आप जुड़िए साथ में, बहुत बढ़िया सवाल हम डिस्कस कर लें। तो आइए देखते हैं, जैसे आज की क्लास अगर आप करेंगे अटेंड तो क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। सवाल आता है कि कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है, या सवाल आ गया कि गोदावरी नदी जल विवाद का न्यायाधिकरण जो बना था उसका गठन कब हुआ। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं न्यायाधिकरण क्या होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, या फिर कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण कब बना, या फिर नर्मदा जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, या फिर कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, गोदावरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच। कुछ ऐसी नदियां हैं जैसे कहूं महादयी नदी जल विवाद, अब यही नहीं पता कि महादयी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, या कह दूं वंशधारा नदी जल विवाद। अब ये सारे सवाल अगर पूछ लूं ना तो अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगर आप क्लास देखेंगे तो इन सारे सवालों का बेहतरीन तरीके से हम लोग जवाब देंगे और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच लॉन्च किए गए। मैं बार बार विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। कई बच्चों को लगता है कि बस यूट्यूब की क्लास है, ये देख लिया तो जो है आराम से सफलता मिल जाएगी। देखिए सफलता तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आप स्कॉलर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, 100% सफलता चाहते हैं दोस्तों, आप एक बार इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करके देखो, दोबारा से आप कहोगे कि सर हमने जहां भी कोचिंग किया या हमने जहां भी पढ़ा सारी चीजें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं बताई गई। क्या स्टडी 91 पर बताई गई दोस्तों? ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप बैच ज्वाइन करेंगे। और मैं कह रहा हूं आप सारे बैच मत ज्वाइन करो, आप कोई एक बैच ज्वाइन करो, पहले वहां से सेटिस्फाई हो जाओ, फिर आप आगे ज्वाइन करना, अन्यथा मत ज्वाइन करना। सब आपकी मर्जी के ऊपर है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों पर आते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों आज हमारा 209वां लेक्चर है और हम लोग कवर कर रहे हैं अपने 6270 सवाल। जी हाँ दोस्तों, अंतरराज्यीय जल विवाद से संबंधित सवाल हैं। सवाल क्या सुनिए, लेकिन आज संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो देखिए चाहे इंटर स्टेट काउंसिल की बात करिए, चाहे इंटर स्टेट काउंसिल की बात किया था पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था अंतरराज्यीय परिषद। क्या पढ़ा था दोस्तों? हम लोगों ने पढ़ा था अंतरराज्यीय परिषद के बारे में, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ा था। और ये बताया था मैंने कि इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा दोस्तों? तो अनुच्छेद 262 एवं 263, ये बताया गया था ना। 262 भी वहां हम लोगों ने पढ़ा था, कवर किया था, और 263 भी पढ़ा था। ठीक है, तो 263 खास करके अंतरराज्यीय परिषद से है और 262 के अंतर्गत ही दोस्तों ये क्या बताया गया है? 262 के अंतर्गत ही ये अंतरराज्यीय जल विवादों के बारे में भी बात किया गया, क्योंकि ये अंतरराज्यीय जल विवाद जो है इनके लिए, इन विवादों से निपटने के लिए ट्रिब्यूनल बना होता है। ठीक है, तो उन ट्रिब्यूनल से संबंधित बातें भी बताई गई यहां पर। ठीक है, लिख रहा अंतरराज्यीय नदियां तथा नदी घाटियों
के जल बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए संसद ने कौन से 2 कानून बनाए दोस्तों? साफ साफ लिख रहा हूं, उन दोनों कानून का नाम बताइए। ठीक है, तो दोस्तों एक आया था संसद के द्वारा बनाया गया था नदी बोर्ड अधिनियम। क्या बनाया गया था दोस्तों? नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया था। सर ये कब बना था नदी बोर्ड अधिनियम? तो ये बना था भैया 1956 में। कब बना था? 1956 में। एक कानून दोस्तों नदियों के जल बंटवारे को लेकर के ये डिसाइड करता है। दूसरा दोस्तों अंतरराज्यीय, क्या था दोस्तों? अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम। ठीक है, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम। ठीक है, ये अधिनियम कब आया था सर? ये अधिनियम भी 1956 में ही आया था। कब आया था? 1956 में। तो ये 2 अधिनियम हैं जिनके माध्यम से डिस्प्यूट को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, फिर से मतलब समझिए दोस्तों, जो इंटर स्टेट काउंसिल था, ये इंटर स्टेट काउंसिल राज्य और केंद्र के मध्य में या राज्यों के मध्य में समन्वय स्थापित करने के लिए बनाया गया। ठीक है, अब यही इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से राज्यों के मध्य जो किसी तरह का विवाद होता है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। एक एक स्टेप पे मैं आपको सवाल बताऊंगा। लिख रहा है कोई जल विवाद जो अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत किसी न्यायाधिकरण यानी किसी ट्रिब्यूनल के अधीन हो, वह किसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है? ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि 2 लोगों का जब लड़ाई झगड़ा हो, नहीं सुलझ रहा हो थाने पे, तो कहां जाते हैं? सीधा कचहरी भागते हैं। ठीक है, अदालत जाते हैं, मतलब कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर राज्यों का मामला हो और खास करके नदी जल विवाद का मामला हो, तो ऐसे में अगर मामला कहां चल रहा हो? ट्रिब्यूनल में चल रहा हो, किसी न्यायाधिकरण में चल रहा हो, ट्रिब्यूनल में, समझ गए मतलब ना? अगर मामला कहां चल रहा दोस्तों? अगर मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा हो, न्यायाधिकरण में चल रहा हो, तब दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो मामला है वो अभी संज्ञान में चल रहा है, उस पर डिसीजन नहीं है सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ साथ आप सीधे सीधे लिख लीजिए किसी भी अन्य न्यायालय, किसी भी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि मामला जब ट्रिब्यूनल के पास है तो ट्रिब्यूनल अपना फैसला देगा, है कि नहीं? ट्रिब्यूनल क्या करेगा? अपना फैसला देगा। ऐसे में आप बार बार नई नई जगह जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई मामला ट्रिब्यूनल में है तो ट्रिब्यूनल ही उसका फैसला सुनाएगा। जब तक ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आ जाता तब तक आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। अब जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे वो कभी भी इस तरह का उत्तर नहीं दे पाएंगे। और देखिए कैसे टेक्निकल सवाल बनते हैं, जरा समझिए। सवाल आता परीक्षा में ऐसे 3-3 लाइन का सवाल, देख के ही जो है सांस फूलने लगा, पता नहीं क्या उत्तर होगा, बीपी अप डाउन करना शुरू कर दिया। 3 लाइन का सवाल, अरे घबराओ मत, जो जितना बड़ा दिखता है उतना छोटा उसका उत्तर होता है। सवाल पहले तो पढ़िए। अंतरराज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित विवाद में किस संस्था का निर्णय अंतिम तथा विवाद से जुड़े सभी पक्षों के लिए मान्य होता है? तो यही जो अंतरराज्यीय जो ट्रिब्यूनल बने हैं दोस्तों, या जल विवाद न्यायाधिकरण जो बने हैं, इनके निर्णय मान्य होते हैं। जल विवाद न्यायाधिकरण जो बने दोस्तों, न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये जो ट्रिब्यूनल बने हैं इनका जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। ऐसा नहीं कि इन्होंने निर्णय सुना दिया आप चलेंगे सुप्रीम कोर्ट। अरे अगर वही जाना था तो हम करें ट्रिब्यूनल बना करके इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी सरकार को? हाँ, तो ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिब्यूनल ने अगर कुछ कह दिया तो विवाद का अगर कोई मामला मतलब यहां सुलझा दिया गया, उत्तर आ गया, तो वही सर्वमान्य माना जाएगा। फिर आप कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते। हां, अगर ट्रिब्यूनल जवाब नहीं देता तब आप जा सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड टाइम के बाद। सर वो लिमिटेड टाइम क्या है? सारा सवाल मिलेगा। ठीक है, सब मिलेगा, घबराइए मत। लिख रहा अब तक केंद्र सरकार कितने अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का क्या कर चुकी? गठन कर चुकी। तो अब तक भारत में दोस्तों कुल 8 न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका। ठीक है, 8 न्यायाधिकरण बनाए जा चुके हैं। देखिए हर विवाद से संबंधित अलग अलग न्यायाधिकरण होते हैं, ये भी याद रखिए। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट एक है ना, लेकिन राज्यों के उच्च न्यायालय अलग अलग है ना, उसी तरह से अलग अलग विवादों के लिए अलग अलग न्यायाधिकरण है। अब तक कितने हो गए दोस्तों? तो अब तक 8 हो गए। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमेशा रट के बैठ जाइए। अरे भाई, समय के साथ साथ 8 से 10 भी हो सकता है ना, या घट भी सकता है। तो दोस्तों जैसा होगा वैसा आप ध्यान दीजिएगा। एक सवाल और दे रहा हूं आपको, ऐसे सवाल एग्जांपल देखिए। रावी और व्यास नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ठीक है, तो रावी नदी का नाम आपने सुना होगा, व्यास नदी का नाम सुना होगा। जाहिर सी बात है ये विवाद उन्हीं राज्यों के मध्य होंगे जहां पर ये नदियां बह रही होंगी। और ये नदियां बहती कहां दोस्तों? तो जिन बच्चों को पता है कि सर ये नदियां पंजाब में बहती, तो पंजाब हो गया। ये नदियां हरियाणा में बहती हैं। ठीक है, हरियाणा
क्रॉस होकर जाती तो हरियाणा हो गया, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ नदियां किसी राज्य में नहीं भी बहती हैं लेकिन उनकी जो सहायक नदियां हैं उनका बड़ा रोल देखा जाता है, तो उस आधार पर भी दोस्तों विवाद में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। उस आधार पर भी वो विवाद में शामिल हो जाते हैं। फिलहाल यहां तो डायरेक्ट उत्तर है कि हरियाणा और पंजाब के बीच में ये रावी और व्यास नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है। आपसे ऐसे ही सवाल देता कि भाई ये जो विवाद चल रहा है ये किन राज्यों के मध्य चल रहा है, या फिर एक अलग से पूछ सकता सवाल कि रावी तथा व्यास नदी जल विवाद न्यायाधिकरण जो है, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था। ये तो बहुत बाद में बना, 2010 में जाकर बना है, इसके सॉरी 2010 का 1986 में जाकर बना है, अप्रैल 1986, ठीक है, 1986। इसके पहले दोस्तों कई सारे ट्रिब्यूनल और बन चुके थे 1969 में, ठीक है। जो पहला ट्रिब्यूनल बना मतलब एक साथ 3-4 ट्रिब्यूनल बने, सब 1969 में ही बने हैं मोस्टली, ठीक है। लिख रहा है कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। जाहिर सी बात है कृष्णा नदी जल विवाद उन्हीं राज्यों के बीच होगा जहां से कृष्णा नदी गुजर रही होगी, ठीक है। अब कृष्णा नदी गुजरती कहां दोस्तों, तो बच्चा बच्चा जानता है कि कृष्णा नदी सर महाराष्ट्र से गुजरती है, कृष्णा नदी कर्नाटक के बॉर्डर को भी टच करती है, कृष्णा नदी दोस्तों आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को भी टच करती है, क्योंकि सर आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना था, इसलिए कृष्णा नदी दोस्तों कहां जाती है, तेलंगाना में भी जाती है। तो ये सारा हो गया, ठीक है। ये विवाद था क्यों सर, अगर ये पूछा जाए कि ये विवाद क्यों था तो बहुत सामान्य सा इसका उत्तर दोस्तों, एक बांध है दोस्तों अलमाटी बांध। कौन है दोस्तों, एक बांध है अलमाटी बांध, ठीक है। इस बांध की ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा था, इस बांध की ऊंचाई को क्या किया जा रहा था दोस्तों, बढ़ाना था, और उसी को लेकर के विवाद छिड़ गया, ठीक है। तो ऐसे हर विवाद के पीछे कुछ न कुछ कारण है, वो कारण भी कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, तो इसको भी बड़े ध्यान से याद रखेंगे। एक सवाल और यहां दे सकता है कि कृष्णा नदी जल विवाद का जो न्यायाधिकरण था, जो ट्रिब्यूनल बना है, ये ट्रिब्यूनल कब बना। जिस तरह से हमने पढ़ा कि रावी व्यास से संबंधित जो ट्रिब्यूनल था वो अप्रैल 1986 में बना, उसी तरह से कृष्णा नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल ये 1969 में बना था, अप्रैल में ही, ठीक है। तो याद रखेंगे 10 अप्रैल को, वैसे 10 याद रखना आवश्यक नहीं है, आप अप्रैल 1969 याद रखिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। 1969 में दोस्तों ये कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है दूसरे कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया। तो दोस्तों एक ट्रिब्यूनल तो हमने पढ़ा कि जो इसका फर्स्ट वाला दोस्तों जो न्यायाधिकरण है, ये दोस्तों कब बना, तो हमने पहले पढ़ा कि इसका न्यायाधिकरण दोस्तों 10 अप्रैल को बना था, अप्रैल 1969 याद रखिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब मामला नहीं सुलझा पाया गया, कुछ समय के लिए सुलझा, बाद में फिर से दोस्तों मामला खुल गया, तो एक अलग न्यायाधिकरण फिर से बना दोस्तों। ये न्यायाधिकरण बना 2004 में। कब बना दोस्तों, 2004 में, ठीक है। तो कृष्णा नदी जल विवाद ही ऐसा है जहां पर 2 ट्रिब्यूनल बने थे और मामलों में ऐसा नहीं देखा गया। तो वही लिख रहा दोस्तों कि कब इसका गठन हुआ, तो कब बताएंगे, 2004 में, ठीक है। और सब जगह दोस्तों याद रखेगा मोस्टली जितने भी बने हैं सब अप्रैल महीने में ही बने हैं, तो आप सीधे सीधे बोलिए अप्रैल 2004, ठीक है। बाकी मैंने पीछे आपको बता ही दिया, ठीक है, कि कौन कौन से राज्य यहां पर कृष्णा नदी में है। एक बार फिर से कहिए, बता दें, हमने पढ़ा है कृष्णा नदी वाले में एक तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बगल में दोस्तों कर्नाटक है, कर्नाटक के साथ साथ दोस्तों आप आंध्र प्रदेश को याद रखेगा, आंध्र प्रदेश को, और इसके साथ साथ आपको तेलंगाना याद रखना। ये 4 राज्यों के मध्य दोस्तों विवाद है, तो इन चारों का नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है गोदावरी नदी जल विवाद ये किन राज्यों के बीच है। जब ये सवाल आता बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, क्यों, बच्चा जानता है दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम कहां पर है, महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तो महाराष्ट्र के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश भी आ जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है। अब अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि सर मध्य प्रदेश तो मिला नहीं वहां पे आपको, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अलावा दोस्तों याद रखेगा महाराष्ट्र के ठीक नीचे जो कर्नाटक है ना, वो भी दोस्तों इस विवाद में हाथ पांव मार रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश से आगे जाने के बाद आंध्र प्रदेश भी हाथ पैर मार रहा है, और साथ ही साथ उड़ीसा भी है। अब बहुत सारे बच्चे इसलिए हैरान परेशान हो जाते हैं कि सर कई राज्य तो ऐसे जिनका डायरेक्टली बहुत ज्यादा संबंध भी नहीं जो सोचा जा सकता, लेकिन वो भी है। मैंने क्या कहा कि नदियों की जो सहायक नदियां हैं, कई बार दोस्तों सहायक नदियों वाले जो राज्य हैं वो भी इस विवाद में शामिल हो गए। तो इस विवाद में कुल कितने राज्य हैं, कुल 5 राज्य हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों का नाम याद रखेंगे। जैसे कृष्णा नदी वाले पे 4 राज्य थे, वैसे यहां पर 5 राज्य, गोदावरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। एक सवाल और दे रहा है कि गोदावरी नदी जल विवाद का जो न्यायाधिकरण था ये कब गठित हुआ। सर आपने अभी भी बताया था कि ज्यादातर न्यायाधिकरण या अप्रैल में बने हैं और
1969 में बने। बिल्कुल सही। क्या ये बोल सकते हैं सर? बिल्कुल बोल सकते हैं। याद रखेंगे जब कृष्णा नदी जल विवाद का बना था 10 तारीख को, तभी गोदावरी वाला भी बना था 10 ही तारीख को, इसलिए कॉमन है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1969। ठीक है, इसको याद रखेगा। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला लिख रहा है कि नर्मदा नदी जल विवाद ये किन राज्यों के बीच है दोस्तों? तो नर्मदा नदी जल विवाद दोस्तों याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है, इसमें राजस्थान भी शामिल है और इसमें गुजरात भी शामिल है। याद रखेंगे ये 4 राज्य शामिल है। यहां भी कितने हैं? 4 राज्य शामिल हैं। अब बच्चा परेशान, अगर मैप उठा के देखेंगे तो ज्यादातर बच्चों के लगे भाई बस नदी निकल रही है और भाई पश्चिम की तरफ जा रही है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती कुछ ही ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ जाती, बाकी ज्यादातर नदियां पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ये वाली चली जाती है अरब सागर में, नर्मदा ताप्ती खास करके। ठीक है, तो ये 4 राज्यों का है दोस्तों इसमें विवाद। ये भी आप याद रखेगा क्योंकि यहीं आकर के कंफ्यूजन बनता है। लिख रहा है नर्मदा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? सर ने सिखाया था कि भाई अप्रैल 1969 बताएंगे। हाँ बता दीजिएगा, ये भी अप्रैल 1969 है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में दोस्तों जो ट्रिब्यूनल बने थे वो एक ही साथ बने थे, इसलिए दोस्तों आप यही याद कर सकते हैं। कावेरी नदी जल विवाद दोस्तों किन राज्यों के मध्य है? ठीक है, कावेरी को दोस्तों दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और यह विवाद दोस्तों किन राज्यों के मध्य है? तो दक्षिण भारत में है। कहां पर दोस्तों? याद रखेगा यह विवाद कर्नाटक में है, यह विवाद दोस्तों केरल में है, यह विवाद दोस्तों तमिलनाडु में है, यह विवाद दोस्तों पुदुचेरी में है। कहां पर है दोस्तों? पुदुचेरी में है। तो यहां भी कुल कितने राज्य हो गए दोस्तों? ये 4 राज्य हो गए। कावेरी नदी जल विवाद। ऐसे ही सवाल बनता है कि कौन सा नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य हैं, ये कूट बनाकर कभी कभी दे देता है। अब अगर बच्चों आप सीक्वेंस में पढ़े होंगे, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े होंगे, तभी आप जवाब दे पाएंगे, अन्यथा फिर चाहे आप जितना प्रयास कर लो एग्जाम में सवाल गलत ही होना है। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई। आप एक मौका तो दो। जो इंसान इतना अच्छा कंटेंट बनाकर मुफ्त में आपको पढ़ा सकता है, वो इंसान जब काम कर रहा होगा अपनी किताबों पर, सोचो कितना काम करते होंगे। विश्वास कीजिए इतना शानदार मैटर, एक एक किताब का मैटर। ये वाली जो हमारी किताब है ना, आज तक भारत में ऐसी किताब बनी नहीं, और ये वाली किताब भी। ठीक है, हर किताब में अपने आप में एंटीक है, हर किताब में अपने आप में कुछ नया है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय दीजिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये किताब अपनी हिंदी क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों? ये पहली ऐसी किताब है जिसमें 36 चैप्टर दिए गए हैं, आप ढूंढ लेना, और 5000 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, और जिस प्राइस में मिल रही है आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पहली ऐसी किताब है जिसमें चारों ऑप्शन की व्याख्या है। चारों ऑप्शन जो परीक्षा में मिलते हैं उसकी दोस्तों व्याख्या मिल जाएगी, चारों ऑप्शन की व्याख्या, प्लस प्रत्येक चैप्टर में 500 सवाल। प्रत्येक चैप्टर में कितने सवाल दोस्तों? 500 सवाल। 500 सवाल। सर क्या हर चैप्टर में? सर अगर 500 नहीं होगा तो किताब वापस कर दूंगा। कर देना वापस। अरे भाई क्यों नहीं होगा नितिन सर? मुंह से बोल रहे हैं तो भरोसा है कि नहीं, विश्वास है कि नहीं? याद रखना ये इसकी खासियत ये अपने आप में और एंटीक बुक है। इसमें हमने क्या किया, आपने कई बार सवालों का डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्शन 4 लाइन 6 लाइन में दिया होता है, यहां सवालों से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा सवाल से सवाल बनना। ठीक है, सवाल से सवाल बनाना। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया कि एग्जामिनर आज आरओ की परीक्षा में कोई सवाल दिया, अगली बार उसी तरह हूबहू कौन सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, या तो चारों ऑप्शन लेकर के, या तो उस परीक्षा में पूछे गए पैटर्न को मान करके क्या क्या बन सकता है, तो आप सवाल बनाना सीखोगे। इस तरह से दोस्तों कितना सवाल यहां पर याद रखेगा? 12,000 सवाल। कितना? 12,000 सवाल। ये इस किताब की खासियत है। ये दोस्तों पुलिस एग्जाम की किताब है, हम ये अलग, इसका अलग काम है। पुलिस एग्जाम में कितना, आज तक आपने कभी ऐसी किताब का नाम नहीं सुना होगा जहां पर यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली पुलिस, सर ये 5 पुलिस का परीक्षा एक ही में, ये पंचमेल खिचड़ी टाइप वाली है क्या? वही समझ लो। 90 प्रश्न पत्र, 4000 सवाल। लेके तो देखो, हर किताब की अपनी अलग अलग कहानी है, हर किताब का अपना अलग अलग पैटर्न है। ये किताब देखेंगे पेट की परीक्षा किताब, इसकी खासियत है कि आप आंख मूंद करके कोई चैप्टर ओपन कर दो, जैसे आप चैप्टर ओपन करोगे आप हर लाइन से एक सवाल बना सकते हैं। विश्वास कीजिए कोई भी चैप्टर, ये पूरा डिटेल बुक है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री। खासियत क्या है? खोला, कोई भी पन्ना मिला, उसमें से जितनी लाइन लिखी है ना, सब लाइन से एक सवाल बन सकता है। सवाल दिखेगा नहीं, लेकिन आपको दिखे, बोलेंगे तो लगेगा कि सारा सवाल है।
ऐसा खासियत इसकी है। ये तो प्रैक्टिस सेट अपना मान के चलिए। यूपी टेट दोस्तों ये प्राइमरी परीक्षा के अकॉर्डिंग दोस्तों यूपी टेट है, आप पढ़ के देखो इसको, ये अलग पैटर्न, इसमें पांचों एग्जाम मतलब पांचों जो पेपर होते हैं सारे पेपर चाहे अनिवार्य वाले हो चाहे अलग अलग हो सबको एक साथ समराइज करके दिया गया है। और आज तक यूपी टेट ने जितना एग्जाम कराया सब कुछ इसमें दिया गया। तो इस तरह से अलग अलग खासियत है। नितिन सर अनायास का कोई काम नहीं करते, लेकिन हां अगर आप चीजों को देखेंगे, आप क्वालिटी चेक करेंगे तो आपको स्टडी 91 जैसा कुछ मिलेगा भी नहीं। ठीक है, क्यों? मेहनत लगता है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा कावेरी नदी जल विवाद का जो न्यायाधिकरण था इसका गठन कब हुआ था? सर कावेरी नदी जल विवाद भी तो सर काफी पुराना है, तो इसका न्यायाधिकरण कब बना था? नहीं, इसका 1969 मत याद रखेगा, इसका 1990 याद रखेगा। ठीक है, 1990 याद रखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही गलती हो जाती जाकर। ठीक है, एक पीछे सर हम लोगों ने 1986 पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? 1986। सर याद दिला दीजिए, हम तो बैठे ही याद दिलाने के लिए। ठीक है, तो रावी व्यास पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रावी व्यास। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बाद में आपने वो पढ़ा था, कृष्णा नदी जल विवाद पढ़ा था, कृष्णा नदी जल विवाद पढ़ा था आपने, गोदावरी जल विवाद पढ़ा, गोदावरी जल विवाद पढ़ा आपने, नर्मदा जल विवाद पढ़ा। ठीक है, ये सब कब पढ़ा था आपने? ये सब पढ़ा आपने 1969 में। कब पढ़ा? 1969। और कावेरी नदी जल विवाद कब है दोस्तों? ये 1990 है, इसको भी अलग से याद रखिए। आगे देखिए, लिख रहा वंशधारा नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। ठीक है, अब आधा बच्चा परेशान कि सर हम तो वंशधारा नामे नहीं सुने, अब यहां किस राज्य में है डिसाइड कैसे करें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, याद रखिए, नहीं नाम सुना तो आज सुन लीजिए दोस्तों। यह विवाद उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के मध्य। किसके मध्य दोस्तों? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के मध्य ये वंशधारा नदी जल विवाद है। एक सवाल और, वंशधारा नदी जल विवाद से संबंधित जो न्यायाधिकरण बना इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था वर्ष 2010 में। कब हुआ था दोस्तों? वर्ष 2010 में। एक चीज और सर, कृष्णा वाले में जो दोबारा बना था उसका गठन कब हुआ था? जो दोबारा ट्रिब्यूनल बना था उसका गठन हुआ था 2004 में, है कि नहीं? 2004 में। इस तरह से ऐसा नहीं कि पता चला ये नया वाला याद किया पुराना वाला भूल गया, नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, सब याद रखना पड़ेगा, एक एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल, महादई जल विवाद ये किन राज्यों में? ठीक है, महादई जल विवाद, फिर से वही सवाल कि सर हमें पीछे जैसे वंशधारा हमारे लिए एकदम नया था, क्या था दोस्तों? वंशधारा नदी, वंशधारा नदी जल विवाद दोस्तों ये दो राज्यों के मध्य है, एक उड़ीसा राज्य था, एक आंध्र प्रदेश राज्य था। ठीक है, यह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के मध्य था। उसी तरह से ये जो महादई नदी जल विवाद है ये दोस्तों कहां पर है? तो याद रखेगा, ये जल विवाद गोवा, कर्नाटक, गोवा में ही दोस्तों, गोवा कर्नाटक के बीच में शरावती आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो गोवा कर्नाटक, हमको वैसे महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक लिखना था। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक के बीच में महादई जल विवाद है, इसे याद रखेगा। लिख रहा महादई जल विवाद का जो न्यायाधिकरण बना ये कब गठित किया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये नया वाला गठित हुआ था जब ये आपका महादई वंशधारा बना था तब। ठीक है, तो वंशधारा का और इसका एक साथ है। ठीक है, तो वंशधारा का और महादई नदी जल विवाद ये दोनों का महादई नदी जल विवाद ये दोनों एक साथ बने हैं। एक सवाल और लीजिए, यमुना नदी जल विवाद ये किन राज्यों के बीच है? ठीक है, यमुना नदी जल विवाद, जी हां दोस्तों, याद रखेगा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली जो बसी हुई दोस्तों वो भी यमुना जी के किनारे है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा है, जी हां हरियाणा है, हरियाणा से भी होके यमुना गुजरती है। तो याद रखेगा तीन के बीच में। और किस बात को लेकर विवाद है दोस्तों? तो हथिनी कुंड परियोजना जो दोस्तों, हथिनी कुंड परियोजना को लेकर के दोस्तों, परियोजना को लेकर के ये विवाद चल रहा है, इसको भी याद रखेंगे। इस तरह के ज्यादा सवाल आते हैं, ट्रिब्यूनल के गठन वाले सवाल कम आते हैं लेकिन इस तरह के सवाल ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक सवाल आता है कि पेरियार नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो पेरियार नदी वैसे केरल में है। कहां पर दोस्तों? केरल में। और एक चीज और बता दूं, यहां पर एक बांध है दोस्तों, मुल्ला पेरियार बांध। क्या है नाम उसका? मुल्ला पेरियार बांध। ये उसी बांध को लेकर के दोस्तों ये विवाद चल रहा है, मुल्ला पेरियार बांध को लेकर के। किन किन राज्यों के मध्य चल रहा है तब बताएगा दोस्तों? केरल और तमिलनाडु। किसके किसके मध्य? केरल और तमिलनाडु के मध्य ये विवाद चल रहा है, याद रखेंगे। लिख रहा है पेरियार नदी जल विवाद है ये किस बांध से संबंधित है? तो क्या बताएंगे? मुल्ला पेरियार बांध। किससे संबंधित है? मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित जल विवाद है, याद रखेंगे। लिख रहा सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना। ठीक है, नहर विवाद। ठीक है, सतलज यमुना लिंक नहर विवाद दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो यमुना का नाम आ गया तो आप मान के चलिए दोस्तों यहां पे क्या क्या है, यमुना से कोई लेना देना नहीं, यमुना तो अलग हो जाएगा। यहां पंजाब और हरियाणा, किसमें दोस्तों? पंजाब और हरियाणा
को लेकर के दोस्तों ये विवाद है इन दोनों राज्यों के मध्य, ठीक है। तो हरियाणा में दोस्तों होके गुजरती यमुना, ठीक है, तो हरियाणा हो गया और वहीं पे सतलज है और पंजाब में उसका जल भी जा रहा था। इस वजह से दोस्तों ये सतलज यमुना लिंक नहर विवाद जो है दोस्तों, इसमें कौन कौन से राज्य हैं? 2 राज्य हैं, एक पंजाब है और एक हरियाणा है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों हमने क्या पढ़ा था पीछे, रावी और ब्यास भी पढ़ा था, उसमें भी पंजाब हरियाणा। देख रहा अंतरराज्यीय नदी जल विवाद एक्ट 1956 में संशोधन दोस्तों कब किया गया? तो दोस्तों ये संशोधन उमा भारती के समय में हुआ है, ठीक है। किसके समय में हुआ है दोस्तों? उमा भारती के समय में दोस्तों ये संशोधन हुआ है 2017 में। तो यहां याद रखेंगे दोस्तों, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम, ठीक है, जल विवाद संशोधन अधिनियम। अब यहां पर दोस्तों कौन सा संशोधित अधिनियम आ गया है? अब आ गया है 1956 के जगह पे 2017। कौन आ गया दोस्तों? 2017 याद रखेंगे। लिख रहा अब यहां से बड़ा अच्छा सवाल, थोड़ा सा लीक से हट करके, यदि बातचीत से नदी जल विवाद का हल नहीं निकलता तो केंद्र कितने वर्ष के भीतर ट्रिब्यूनल का गठन कर सकता है? पहले तो देखो नदी जल विवाद को लेकर झगड़ा होता है तो पहला मुद्दा होता है भाई बातचीत से मामला हल हो जाए। लेकिन अगर बातचीत से मामला नहीं हल हो पाता, कितने समय के भीतर? 1 वर्ष के भीतर, ठीक है। 1 वर्ष के भीतर अगर मामला हल नहीं होता है तब केंद्र सरकार क्या करती है? एक ट्रिब्यूनल का गठन कर देती है। इस तरह से भारत में कुल 8 ट्रिब्यूनल है जो हमने शुरू में पढ़ा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, वो सर्वोपरि होता है। फिर उसके खिलाफ कोई राज्य कहीं जा नहीं सकता है, किसी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। अगला सवाल, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार सर्वप्रथम किसका निर्माण करती है? तो देखिए तुरंत के तुरंत वो ना ट्रिब्यूनल भी नहीं बनाती है, सबसे पहले वो एक डीआरसी बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? डीआरसी। आप कहेंगे सर ये डीआरसी क्या है? तो डीआरसी को कहा जाता है दोस्तों डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का नाम दिया जाता है। सबसे पहले ये डीआरसी बनता है, ठीक है। ये डीआरसी जिसको हम केंद्र के द्वारा कहते हैं विवाद निवारण समिति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विवाद निवारण समिति। सबसे पहले केंद्र सरकार ये विवाद निवारण समिति बनाती है। जब इस समिति से भी कोई काम नहीं हो पाता तब जाके ट्रिब्यूनल बनता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है तो उसको स्थिरता के साथ बनाया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा निर्मित डीआरसी को कितने समय में रिपोर्ट सौंपना होता है दोस्तों? तो याद रखेगा 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर दोस्तों क्या करना होता है? इसे अपना रिपोर्ट देना होता है, ठीक है। और एक चीज और यहां पे पूछता है कि डीआरसी के समय को क्या बढ़ाया जा सकता है क्या? डीआरसी के समयावधि को क्या बढ़ाया जा सकता है क्या? तो याद रखेगा अधिकतम 6 माह के लिए। कितना दोस्तों? अधिकतम 6 माह के लिए इस डीआरसी जो सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है उसके समय को बढ़ाया जा सकता है कि भाई थोड़ा और प्रयास करके इस विवाद को यही निपटा दिया जाए, ठीक है। और अगर तब भी नहीं निपटता तो फिर क्या है? ट्रिब्यूनल बनना ही है। लेकिन डीआरसी के सदस्य कौन होते हैं दोस्तों? ये जो डीआरसी बनता है इसका मेंबर कौन होता है दोस्तों? तो उसमें केंद्र सरकार अलग से व्यक्तियों को अपॉइंट करती है, इसमें कोई ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं। तो आप यहां कह सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा चुने व्यक्ति, क्या कह सकते हैं? केंद्र सरकार द्वारा चुने व्यक्ति इसके मेंबर होते हैं। सरकार जिसको उचित समझे वो डीआरसी का मेंबर हो सकता है सरकार की तरफ से। यदि डीआरसी विवाद नहीं सुलझा पाता तो केंद्र सरकार किसका निर्माण करती है? तब दोस्तों केंद्र सरकार क्या बनाती है? न्यायाधिकरण बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? तब केंद्र सरकार क्या बनाती है? न्यायाधिकरण बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ट्रिब्यूनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल का निर्माण तुरंत नहीं होता, ट्रिब्यूनल का निर्माण डीआरसी के बाद होता है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, इसको याद रखेंगे। ये मिलजुल कर दोस्तों राज्यों के मध्य जो नदी जल विवाद होते हैं उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बड़े इत्मीनान से हम लोग चीजों को कवर कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें भी हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, खुद से प्रिंट आउट करा सकते हैं। किताबें ऑर्डर करेंगे तो बाई पोस्ट किताबें घर जाती हैं। और कोर्स की बात आ जाए तो दोस्तों ध्यान से सोचिएगा, जो इंसान अपनी फ्री की क्लास में इतना मेहनत कर सकता है वो इंसान पेड क्लास में बच्चों के लिए क्या कुछ रखा होगा, क्या तैयारी होगी नितिन सर की, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, ये कैसे समझा जाए। कोर्स को ज्वाइन करके आप आंख बंद करके दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करिए, निश्चित
रूप से दोस्तों आपको सफलता मिलेगी और आप पढ़ करके इतना खुश होंगे जिसकी कोई हिसाब नहीं। ठीक है, आप आइए, ज्वाइन तो करिए, भरोसा है तो आइए, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। पढ़ते रहिए यूट्यूब पर, जब कभी भरोसा बन जाएगा तब आइएगा, है कि नहीं? लेकिन तब समय बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में ही आ जाइए तो ज़्यादा बेहतर। हम कह रहे हैं आप कहीं से ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए ना तो किए रहिए, ऑफलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन में स्टडी 91 का एक प्रोडक्ट लेके रखिए। उससे क्या होगा ना कि ऑफलाइन में आप पढ़ाई बनी रहेगी और ऑनलाइन की वजह से दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी भी होती रहेगी। क्लास में आप अपने जाके डिस्कस भी कर सकते हैं और आप देखिएगा स्टडी 91 से चीजें पढ़ने के बाद अगर आप अपनी क्लास में स्कॉलर न रहें तो फिर कहिएगा नितिन सर आप बेकार पढ़ाते हैं, आपने जो कहा झूठ कहा, जो कहा गलत कहा। आप स्टडी 91 से पढ़कर आप चाहे भारत में किसी भी कोचिंग में जाके पढ़िए, आप हमेशा स्कॉलर रहेंगे। स्कॉलर मतलब टॉपर, जो क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज्यादा नंबर अचीव करता है, उसमें आपका नाम आएगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप चीजों कितने बेहतर ढंग से पढ़े रहेंगे। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। बस इतना ही निवेदन आप सभी से। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर देंगे तो बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।